हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है ये यूटेट पेपर 1 और यूटेट पेपर 2 दोनों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है। इस क्लास में हम सीडीपी से 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने वाले हैं जो लगभग हर पेपर में पूछे जाते हैं। आप एक कॉपी और पेन ले सकते हैं और उसमें आप क्या करेंगे, 1 से 15 तक नंबरिंग करेंगे और आप देखेंगे कि आपके 15 में से कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास की आज के पहले प्रश्न के साथ। और पहला जो प्रश्न है आइए देखते हैं और समझते हैं। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत संज्ञानात्मक विकास की 4 प्रमुख अवस्थाओं का प्रतिपादन करता है। हमारे पास ऑप्शन दिया गया है कि पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, ठीक है, और बी है वाइगोस्की का सामाजिक विकास का सिद्धांत, और सी है कोलबर्ग का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, और डी है बेंडूरे का सामाजिक विकास का सिद्धांत। तो अगर हम बात करते हैं इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो सही उत्तर हो जाएगा कि जो पियाजे का संज्ञानात्मक विकास है वही क्या करते हैं, संज्ञानात्मक विकास की 4 प्रमुख अवस्थाओं का क्या करते हैं, विकास की 4 प्रमुख अवस्थाओं में वर्गीकृत करते हैं या 4 स्टेजों में वर्गीकृत करते हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। और जब हम एप्लीकेशन पर क्लासें करेंगे, ऐप पर जो हमारी क्लासें चल रही है उसमें हम ये चारों के चारों जो महत्वपूर्ण अवस्थाएं हैं इसके बारे में बहुत डिटेल से समझाने वाले हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न हो जाएगा प्रश्न नंबर 2, आइए समझते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न है कि कौन सी निम्नांकित गतिविधि स्थानिक बुद्धि से संबंधित है। ए दिया गया है मौखिक अनुनय, और बी है एक जटिल उपकरण को इकट्ठा करना, और सी है परिकल्पना का विकास तथा परीक्षण, और डी है भांप लेना कि कब विनम्र होना है। तो बताया जा रहा है कि स्थानिक बुद्धि से संबंधित कौन सा है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो बी है ये सही उत्तर हो जाएगा कि एक जटिल उपकरण को इकट्ठा करना। ठीक है, ये स्थानिक बुद्धि से संबंधित हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, आइए समझते हैं। प्रश्न नंबर 3 है मंदबुद्धि बालकों हेतु कौन सी अभिप्रेरण प्रविधि अधिक उपयोगी है। तो बताया जा रहा है कि जो मंदबुद्धि के बालक है उनके लिए कौन सी अभिप्रेरण जो प्रविधि है वो अधिक उपयोगी है। पहला बताया गया है कि पुरस्कार एवं प्रशंसा, और दंड, निंदा और चुनौती। तो दंड तो हमें क्या नहीं करना है, एक बच्चे को हमें शिक्षण से संबंधित जब बच्चा सीख नहीं पा रहा है या सीखने में कठिनाई आ रही है या बच्चे का जो मानसिक विकास है वो क्या नहीं है, वो सामान्य बुद्धि या विशेष बुद्धि के बालकों जैसा नहीं है, और बच्चे को सीखने में कठिनाई आ रही है, तो ऐसे बच्चे को हमें क्या नहीं करना है, दंड नहीं देना है, निंदा नहीं करनी है। अगर हम बच्चे की क्लास में निंदा करते हैं तो बच्चा अगले बार से किसी भी बात को कहने से पहले 10 बार सोचेगा कि मैं इसका जवाब दूं या नहीं दूं। तो हमें बच्चे की क्या नहीं करनी होती है, क्लास में निंदा भी नहीं करनी होती है। और जब बच्चा कैसा है, मंदबुद्धि का है, ठीक है, मंदबुद्धि का बालक है, तो उसे हम अगर चुनौती देंगे तो वो और भी चीज़ों को क्या नहीं कर पाएगा, सॉल्व नहीं कर पाएगा। जब हम ऐसे बालकों की क्या करते हैं, प्रशंसा करते हैं कि बेटा आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो और आपने जो जवाब दिया वो अच्छा दिया, सही दिया, तो ऐसे में बच्चा क्या करेगा, अगले बार प्रश्न के उत्तर को देने का प्रयास करेगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, पुरस्कार और प्रशंसा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो प्रश्न हो जाएगा प्रश्न नंबर 4, आइए समझते हैं। प्रश्न नंबर 4 है कि निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी विशिष्ट बालकों की विशेषता नहीं है। हमें बताया जा रहा है कि कौन सी विशिष्ट बालकों की विशेषता नहीं है। पहला दिया गया कि वे अपनी आयु के अधिकांश बच्चों से अधिक जल्दी वो स्वतंत्र रूप से सीखते हैं। तो ये तो विशिष्ट बालकों की क्या है, विशेषता है। ठीक है, और वी है कि उनका शब्दकोश अधिक विकसित होता है तथा उनके पढ़ने व लिखने के कौशल अधिक उन्नत होते हैं। तो ये भी सही बात है कि जो विशिष्ट बालक होते हैं उनका जो
उनका जो पढ़ने लिखने का जो कौशल है वो उन्नत होता है, ठीक है। और सी है कि वे स्वयं को सामान्य उपलब्धि के मानकों से ऊपर नहीं रखते हैं, तो यही क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और हमें गलत ही पूछा गया था कि कौन से विशिष्ट बालकों की क्या नहीं है, विशेषता नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। डी देख लेते हैं कि वे चुनौतीपूर्ण व कठिन कार्यों में बहुत अभिप्रेरित होते हैं, तो ये तो विशिष्ट बालकों की क्या हो जाएगी, विशेषता हो जाएगी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर जो सी है वो सही उत्तर हो जाएगा। चलिए साथियों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो प्रश्न है, अब हम बात करें कि जो यूटेट पेपर सेकंड है, यूटेट पेपर सेकंड के लिए हमारे तरफ से चाणक्य बैच प्रारंभ कर दिया गया है और उसकी जो क्लासें हैं वो आपको आज शाम से ही देखने के लिए मिलेंगी, यानी 20 मई 2026 से देखने के लिए मिलेंगी। और अगर हम बात करते हैं कि ये क्लासें अभी किसके लिए शुरू हो रही है, तो पेपर 2 एसएसटी वालों के लिए ये बैच शुरू हो गया है। और इस बैच के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी, तो एसएसटी की सारी क्लासें मिलने वाली हैं और सीडीपी की भी थ्योरी की सारी क्लासें मिलने वाली है और हिंदी लैंग्वेज की भी और संस्कृत की भी सारी की सारी थ्योरी क्लासें आपको इस बैच के अंदर मिलने वाली है। और साथ में जो भी साथी हमारा ये चाणक्य बैच लेते हैं उनके लिए जो यूटेट के हमारे तरफ से नोट्स है, इन 3 सब्जेक्ट के नोट्स, सीडीपी हो गया या एसएसटी हो गया या हिंदी हो गया, उनके लिए फ्री में नोट्स दिए जाएंगे। बस उन्हें क्या करना है, हमारे व्हाट्सएप नंबर 98, हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है 9808 और 936634, इस वाले व्हाट्सएप नंबर पर आपको क्या करना है, मैसेज करना है और साथ में जो आपने हमारा कोर्स लिया है उसका स्क्रीनशॉट भेजना है। जो पेमेंट है, पेमेंट का क्या करना है, आपको स्क्रीनशॉट भेजना है और फिर उसके बाद आपको हमारे ये 3 सब्जेक्ट के नोट्स भी क्या मिलेंगे, उसके साथ फ्री मिलने वाले हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं साथियों आगे की ओर। और अगर आप ये जो हमारा कोर्स है, जो चाणक्य बैच है, चाणक्य बैच को आप अगर 1 जून से पहले क्या कर लेते हैं, परचेज कर लेते हैं, तो उसकी फीस आपको कितनी रहने वाली है, 499 रहने वाली है। और अगर आप 1 जून के बाद से क्या करेंगे, परचेज करेंगे या लेंगे, तो उसकी फीस आपको कितनी पे करनी पड़ेगी, 799 पे करनी पड़ेगी। तो चलिए बढ़ते हैं साथियों आगे की ओर और अब हम प्रश्न नंबर 5 को समझने वाले हैं। आइए समझते हैं। प्रश्न नंबर 5 है कि निम्नलिखित में से कौन शिक्षण कौशल की विशेषता नहीं है, कि निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण कौशल की विशेषता नहीं है। तो पहला दिया गया है कि शिक्षण कौशल शिक्षक क्रियाओं अथवा व्यवहारों से संबंधित होती है, तो बिल्कुल सही बात है। और बी है कि शिक्षण कौशल छात्रों के सीखने में सहायता एवं सुगमता प्रदान करता है, बिल्कुल सही बात है कि जो शिक्षण कौशल है वो जो छात्र है, छात्रों को भी सीखने में क्या करता है, सुगमता प्रदान करता है। कि अगर एक टीचर की जो शिक्षण शैली है वो अच्छी है या शिक्षण कौशल अच्छा है, या एक शिक्षक को जो मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान की अच्छी समझ है या शिक्षण मनोविज्ञान की अच्छी समझ है, तो वो बच्चों को क्या करेगा, क्लास में अच्छे से समझाएंगे। और जब शिक्षक बच्चों को अच्छे से समझाएंगे तो बच्चा भी क्या करेगा, अच्छे से सीख पाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की, अगले ऑप्शन की ओर। और अगला ऑप्शन है शिक्षण कौशल कक्षा शिक्षण व्यवहार की सभी इकाइयों से संबंधित है। तो ये क्या हो जाएगा कि जो शिक्षण कौशल है वो व्यवहार की, ठीक है, शिक्षण व्यवहार की क्या सभी इकाइयों से संबंधित है, तो ये गलत हो जाएगा। और डी है शिक्षण कौशल शैक्षिक विशिष्ट उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायता करता है, तो ये भी सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि हमें बताना था कि कौन सी शिक्षण की विशेषता नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या नहीं है, शिक्षण की विशेषता नहीं है, और इसलिए जब नहीं है तो हमें नहीं ही पूछा गया था और यही यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब हम प्रश्न नंबर 6 को समझने वाले हैं, आइए समझते हैं। प्रश्न नंबर 6 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षण की प्रकृति की सटीक व्याख्या नहीं करता है। हमें पहला ऑप्शन दिया गया है कि
शिक्षण एक अंतः क्रिया है, बिल्कुल सही बात है। और बी है शिक्षण कला और विकास दोनों ही है, बिल्कुल सही है। सी है शिक्षण एक विकासात्मक प्रक्रिया है, तो बिल्कुल सही बात है। और डी है कि शिक्षण केवल, तो ये क्या हो जाएगा, शिक्षण केवल शिक्षक के लिए ही उपयोगी है। तो ऐसा नहीं है कि शिक्षण केवल शिक्षक के लिए ही उपयोगी है। अगर एक शिक्षक अच्छे से क्या करता है, कक्षा में शिक्षण करता है या अच्छे से पढ़ाता है, तो वो बच्चे के लिए भी लाभदायक है, और बच्चे के लिए लाभदायक है तो वो बच्चा आगे जाकर क्या करेगा, देश के निर्माण में अपना योगदान देगा, तो वो सबके लिए फिर क्या है, लाभदायक हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, आइए समझते हैं। प्रश्न नंबर 7 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम को स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है। जब हम आगे जाकर समझेंगे तो उसमें हम अधिगम को समझेंगे कि अधिगम क्या होता है, अर्जन क्या होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं इसके ऑप्शन की ओर। पहला ऑप्शन है कि अधिगम प्रक्रिया तथा परिणाम है, तो बिल्कुल सही बात है कि, और बी हो जाएगा कि अधिगम एक सतत प्रक्रिया है, बिल्कुल सही बात है, अधिगम क्या है, एक सतत प्रक्रिया है। और सी है कि अधिगम व्यवहार परिवर्तन की प्रक्रिया है, बिल्कुल सही बात है कि अधिगम के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, व्यवहार में परिवर्तन कर सकते हैं। और डी हो जाएगा कि उपरोक्त सभी सही। तो ये चारों के चारों ऑप्शन क्या हो जाएंगे, सही उत्तर हो जाएंगे। तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो डी है ये क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा कि अधिगम की विशेषता को कौन कौन सी परिभाषा क्या करती है, परिभाषित करती है। तो ये तीनों के तीनों सही है, और जब ये तीनों के तीनों सही है तो ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, आइए समझते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि नहीं है, हमें बताना है कि निम्न में से कौन सी शिक्षण विधि नहीं है। प्रश्नोत्तर विधि क्या है, शिक्षण विधि है। और साक्षात्कार, साक्षात्कार क्या नहीं है, या इंटरव्यू मेथड क्या नहीं है, ये शिक्षण विधि नहीं है। और अगर हम बात करें ब्रेन स्टॉर्मिंग विधि, तो ये भी क्या शिक्षण विधि है। और अन्वेषण विधि तो बहुत बहुत महत्वपूर्ण शिक्षण विधि है। ठीक है, यहाँ से पेपर में प्रश्न पूछा ही पूछा जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सही उत्तर हो जाएगा कि जो साक्षात्कार विधि है ये शिक्षण विधि नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो प्रश्न होने वाला है प्रश्न नंबर 9, आइए समझते हैं। निम्नलिखित में से शिक्षण के सूत्र कौन कौन से हैं। पहला दिया गया है कि ज्ञात से अज्ञात की ओर, बिल्कुल ये शिक्षण का सूत्र है। ठीक है, अगला है स्थूल से सूक्ष्म की ओर, बिल्कुल सही बात है। और सरल से जटिल की ओर, ये भी शिक्षण सूत्र है। और अगला है पूर्ण से अंश की ओर, ये भी चारों के चारों ये क्या है, शिक्षण सूत्र है। और ऐसा ऑप्शन हमारे पास कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो प्रश्न हो जाएगा प्रश्न नंबर 10, आइए समझते हैं। प्रश्न नंबर 10 है कि निम्नलिखित में से कौन से कारक व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। बताया जा रहा है कि निम्न में से कौन कौन से कारक क्या करते हैं, हमारे व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। पहला दे रखा है कि दैहिक या वंशानुक्रम, तो बिल्कुल जो दैहिक है, ठीक है, जो हमारा शरीर है, ठीक है, या फिजिकल, और वंशानुक्रम, या जो हमें माता पिता के द्वारा डीएनए से क्या मिलते हैं, गुण मिलते हैं। ठीक है, वो किसको प्रभावित करते हैं, तो व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं, बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन ए सही है। और अगला है कि मनोवैज्ञानिक कारक, ये भी क्या करते हैं, हमारे व्यक्तित्व को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। और पर्यावरण, पर्यावरण भी क्या करता है, हमारे व्यक्तित्व को प्रभावित करता है, लेकिन प्रयोगात्मक कारक क्या नहीं करता है, हमारे व्यक्तित्व को प्रभावित नहीं करता है। तो ऐसा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पहला दूसरा तीसरा सही। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और इसमें थोड़ा सा हमारी जो प्रश्न करने की जो स्पीड है वो थोड़ा सा ज़्यादा है, ताकि हम कम समय में आपका समय भी बचाएं और ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न कर भी पाएं। ठीक है, प्रश्न नंबर 11 है, शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान एक शिक्षक के लिए क्यों आवश्यक है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जो शिक्षा मनोविज्ञान है इसका ज्ञान एक शिक्षक के लिए क्यों आवश्यक है। तो इस पर हमने एक पूरी की पूरी क्लास कर रखी है, जो हमने 2026 के लिए सीडीपी के लिए पहली क्लास की है यूट्यूब पे, वो सारी की सारी क्लास किस पे है, पूरी क्लास इस पर है। ठीक है, कि एक शिक्षक को मनोविज्ञान का ज्ञान होना क्यों आवश्यक है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। पहला
ऑप्शन है कि नवीन शिक्षण तकनीकियों का ज्ञान प्रदान करता है, कि जो मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान क्या करता है, एक शिक्षक को नवीन तकनीकियों का ज्ञान प्रदान करता है। और बी है कि समस्त शैक्षिक समस्याओं कि जो एक शिक्षक को शिक्षण में जो शैक्षिक समस्याएं आती है उन समस्याओं का क्या है, सफलतापूर्वक समाधान करने में सहायता प्रदान करता है। ठीक है। सी है मूल्यांकन की नवीन तकनीकियों को सीखने। मूल्यांकन का मतलब क्या है कि मूल्यांकन कर रहे हैं या बच्चे के कितने नंबर आ रहे हैं, कॉपी चेक कर रहे हैं। ठीक है। मैं सिखाने में शिक्षक की सहायता करता है। और डी है शिक्षक को स्वयं को समझने में सहायता प्रदान करता है या सहायता करता है। तो अगर हम बात करें इस प्रश्न का सही उत्तर या सबसे सटीक आंसर कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। और इस प्रकार का एक प्रश्न पेपर में पूछा ही पूछा जाता है। अब हम प्रश्न नंबर 12 को समझने वाले हैं। आइए समझते हैं। वृद्धि और विकास, यहां से भी एक प्रश्न पेपर में पूछा ही पूछा जाता है। ठीक है। वृद्धि और विकास की प्रक्रियाओं के संदर्भ में कौन सी बात सही है? ठीक है। पहला दिया गया है कि दोनों प्रक्रियाएं प्राकृतिक है। ठीक है। बी है वृद्धि प्राकृतिक प्रक्रिया है तथा विकास में बाह्य कारक की आवश्यकता होती है। और सी है यदि वृद्धि संतोषजनक है तो विकास स्वतः हो जाएगा, कि यदि वृद्धि क्या है, संतोषजनक है तो विकास स्वतः हो जाएगा। तो ऐसा तो नहीं हो सकता है। ठीक है। और डी है दोनों प्रक्रियाएं बिना बाह्य हस्तक्षेप के साथ साथ चलती है, तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा। तो अगर हम बात करते हैं इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा कि जो वृद्धि है वो प्राकृतिक है। ठीक है, प्राकृतिक प्रक्रिया। लेकिन जो विकास है, विकास का जो बाह्य कारक है, बाह्य कारक क्या है, विकास के लिए आवश्यक होते हैं। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अब हम प्रश्न नंबर 13 को समझने वाले हैं। आइए समझते हैं। प्रश्न नंबर 13 है कि व्यक्तित्व के विकास में विरासत और परिवेश, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो व्यक्तित्व का विकास है या व्यक्ति का व्यक्तित्व है, ठीक है, उसके विकास में जो विरासत है, यानी जो हमें माता पिता से क्या मिले हैं, गुण मिले हैं, ठीक है, वो, और साथ में जो परिवेश है उसकी व्यक्तित्व में क्या भूमिका रहती है या उसका क्या संबंध रहता है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है कि अच्छी विरासत बुरे परिवेश की क्या करती है, क्षतिपूर्ति करती है। ठीक है। और बी है विरासत तथा परिवेश का योगदान बराबर होता है, कि जो विरासत है और परिवेश है उसका बराबर योगदान रहता है किसमें, व्यक्तित्व विकास में। और सी है कि बुरा परिवेश, की अगर हमारे आसपास का जो परिवेश है वो कैसा है, बुरा है, और अच्छी विरासत को दबा सकता है। तो वो अच्छी विरासत को भी क्या कर सकता है, दबा सकता है। अगर हम माता पिता के द्वारा हमें अच्छी विरासत मिली है, अच्छे गुण मिले हैं और अच्छा शरीर मिला है, अच्छी बुद्धि मिली है, लेकिन अगर हमें परिवेश ऐसा मिल गया कि जो परिवेश रहने लायक नहीं है, तो वो क्या कर सकता है, हमारी अच्छी विरासत को भी क्या कर सकता है, दबा सकता है। ठीक है। और डी है अच्छा परिवेश बुरी विरासत को क्या कर सकता है, क्षतिपूर्ति कर सकता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो सी है वो सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, ये आज के लिए सेकंड लास्ट प्रश्न रहने वाला है। तो साथियों, अगर आप हमारे सारथी कोचिंग सेंटर में पहली बार हो और अभी तक आपने हमारे सारथी कोचिंग सेंटर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जरूर से पहले सब्सक्राइब कर दें। और साथ में अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगती है तो एक कमेंट भी जरूर करें कि आपको हमारी ये क्लास कैसी लगी। और साथ में अगर आपने अभी तक हमारे सारथी कोचिंग सेंटर का जो चाणक्य बैच है उसमें एनरोल नहीं किया है, और अगर आपका पेपर 2 SST है, तो जरूर जाकर वहाँ पर क्या कर सकते हैं, अपने आप को एनरोल करवा सकते हैं। और उसमें हमारे द्वारा इस बार 2026 में बहुत एनर्जी के साथ वहाँ पर क्लासें लाई जाएंगी और बहुत डिटेल से प्रत्येक टॉपिक को बहुत डिटेल से वहाँ पर समझाया जाएगा। ठीक है। प्रत्येक टॉपिक वाइज वहाँ पर क्या चलने वाली है, प्रत्येक सब्जेक्ट की क्लासें चलने वाली हैं। ठीक है।
आइए समझते हैं प्रश्न नंबर 14 को। निम्नलिखित में से किसने बौद्धिक विकास को आयु से संबंधित बताया है? पहला ऑप्शन दिया गया है जोरोम ब्रूनर, और बी है जीन पियाजे, और सी है डेविड आसुवेल, और डी है हिल्डा ताबा। तो अगर हम बात करते हैं कि किसने जो बौद्धिक विकास है उनको आयु में बताया है या आयु से संबंधित बताया है या स्टेजों में बताया है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो बी है जीन पियाजे। ठीक है। और अगला प्रश्न इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है कि जो बच्चे हैं बच्चे नन्हे वैज्ञानिक होते हैं? तो किसने कहा है? पियाजे ने कहा है कि बच्चे क्या है? नन्हे वैज्ञानिक है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। अब हम आज के लिए अंतिम प्रश्न को समझने वाले हैं, और अंतिम प्रश्न को समझने के बाद अगर आप हमारे सारथी कोचिंग सेंटर में क्या कर रहे हैं, चाणक्य बैच में एनरोल कर रहे हैं और नहीं कर पा रहे हैं या किस प्रकार से करें, तो वो हम इस प्रश्न के बाद बताने वाले हैं कि अगर आप हमारा सारथी कोचिंग सेंटर का जो यूटेट पेपर सेकंड के लिए जो चाणक्य बैच है उसमें आप अपने आप को किस प्रकार से एनरोल करवा सकते हैं, या किस प्रकार से आप अगर पेपर 1 और पेपर 2 के लिए भी तैयारी कर रहे हैं, किस प्रकार से आप इस एप्लीकेशन या हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आज के अंतिम प्रश्न की ओर। किसी वयस्क के आक्रामक व्यवहार देखने मात्र से बच्चा क्या हो जाता है? आक्रामकता सीख जाता है। कि एक बच्चा क्या कर रहा है? वयस्क का मतलब क्या है? जो जवान है उसका आक्रामक व्यवहार देख रहा है, मात्र व्यवहार को देख रहा है। ठीक है, और उससे बच्चा भी क्या सीख जाता है? आक्रामकता सीख जाता है, या बच्चे में भी एग्रेशन आने लगता है। कभी कभी क्या होता है कि घर में आप घर में टीवी देखते होंगे और टीवी में बिग बॉस चल रहा होता है, और बिग बॉस में वो एक दूसरे को कैसे जवाब देते हैं, उसमें तू मैं करके बातें चलती है, या इस प्रकार से लड़ाई झगड़े जैसा माहौल रहता है। तो अगर बच्चा भी वो देखता है तो बच्चा भी उसी प्रकार का व्यवहार करने लगता है। या कभी कभी ऐसा होने लगता है कि माता पिता घर में क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा बोलचाल में ऊपर नीचे हो जाती है, तो बच्चा भी उसी प्रकार की चीजें सीखने लग जाता है। ठीक है, तो इन सब चीजों से बच्चे को क्या करना है? बचाना है। ठीक है, अगर बच्चा हमारे साथ है तो हमें घर में इस प्रकार का व्यवहार नहीं करना है। ठीक है, बच्चा भी वही सीख जाता है। तो ये किसने कहा है? कैटल ने कहा है, या अल्पोर्ट ने कहा है, और अगला है डोलार्ड और मिलर ने कहा है, और डी है बेंडूरा और उसके साथी ने कहा है। तो ऑप्शन नंबर 4 या डी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है साथियों, अब हम जानने वाले हैं कि अगर आप हमारा जो सारथी कोचिंग सेंटर का जो ऐप है, एप्लीकेशन है, उसमें इनरोल करना चाहते हैं, या हमारा सारथी कोचिंग सेंटर का जो चाणक्य बैच है उसको लेना चाहते हैं, तो वो किस प्रकार से ले सकते हैं? तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? अपने फोन में जो प्ले स्टोर है, प्ले स्टोर पर जाएंगे। ठीक है, और प्ले स्टोर पर आप क्या करेंगे? सर्च करेंगे क्या? सारथी कोचिंग सेंटर। आप सर्च करेंगे सारथी ठीक है कोचिंग सेंटर। आप इस प्रकार से जब सर्च करेंगे, इस प्रकार से सर्च करने के बाद ये दूसरे नंबर का जो ऐप है यही हमारा है। ठीक है, इसको क्या कर लेंगे? इंस्टॉल कर लेंगे अपने फ़ोन में। ठीक है, और जब ये इंस्टॉल हो जाएगा उसके बाद इसे क्या करेंगे? खोलेंगे, और खोलने के बाद आपके सामने कुछ डिटेल भरने के लिए आएगी, जैसे आपका मोबाइल नंबर, और साथ में आपका नाम, और आपकी ईमेल आईडी, और साथ में आप अपने तरफ से एक पासवर्ड बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद जब आप ये डिटेल पूरी कर लेंगे, तो ये डिटेल पूरी करने के बाद आप क्या करेंगे? आपको न्यू रजिस्ट्रेशन में जाना है। पहले जब आप अपना नाम और वो भरेंगे तो उसके बाद आपको न्यू रजिस्ट्रेशन में जाना है, और जब न्यू रजिस्ट्रेशन में आप रजिस्ट्रेशन करवा देंगे, अपना नाम और अपनी ईमेल आईडी और एक पासवर्ड बना देंगे, तो उसके बाद आप इस प्रकार से हमारे ऐप में क्या आ जाएंगे? आप हमारे ऐप में आ जाएंगे, और आपको इस प्रकार से क्या दिखने वाली है? ये स्ट्रीम दिखने वाली है। आपको इन स्ट्रीम में से एक स्ट्रीम सेलेक्ट करनी है जिस पेपर के लिए आप तैयारी कर रहे हैं। मान लो कि आप कौन से पेपर के लिए तैयारी कर रहे हैं? आप पेपर 2 एसएसटी के लिए तैयारी कर रहे हैं। जब आप पेपर 2 एसएसटी में क्या करते हैं? इस प्रकार से क्लिक करते हैं, और आप इसमें अंदर जाकर क्या करते हैं? प्रवेश करते हैं। तो आपको इस प्रकार से चाणक्य बैच दिख जाएगा।
ठीक है। और जब चाणक्य बैच आपको इस प्रकार से दिख जाएगा, इसमें आपको दूसरे कोर्स भी दिखेंगे, फ्री वीडियो दिखेंगे, फ्री कोर्स दिखेंगे। और आपको तो ये वाला बैच लेना है। इसमें जैसे ही आप क्या करेंगे, अगर आप टाइम टेबल देखना चाहते हैं तो यहाँ से देख सकते हैं कि हमारी कौन सी क्लास कब चलने वाली है। इस प्रकार से आप टाइम टेबल देख सकते हैं। और अगर आपको ये कोर्स लेना है तो उसके लिए आप इस प्रकार से क्या करेंगे, बाई पे जाएंगे और उसके बाद आप इस प्रकार से कंटिन्यू करेंगे। और उसके बाद आप चाहे तो स्कैनर से कर सकते हैं, चाहे तो ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, कोर्स को ले सकते हैं। तो साथियों, ये थी आज की क्लास। अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, और इस प्रकार के और वीडियो देखने के लिए हमारे सारथी कोचिंग सेंटर चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज के लिए इतना है, मिलते हैं जल्दी इस प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।